शाही परिवार के सदस्यों में से एक कुछ समय के लिए महल छोड़कर चले गए थे और क्राउन प्रिंस दीपेंद्र जैसे व्यक्तियों के साथ लौट आए थे। इट वॉज अ नाइट फुल ऑफ मिस्ट्री, जिसे आज भी इतिहास में याद किया जाता है। ऑन जून 1, 2001 एट द ग्रैंड नारायणहिटी पैलेस इन काठमांडू, राजा बीरेंद्र और उनका परिवार वर सेलिब्रेटिंग विद लाइट्स, म्यूजिक एंड लाफ्टर। किसी को भी इस ट्रेजेडी की उम्मीद नहीं थी जो आने वाली थी। कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने वाले क्राउन प्रिंस दीपेंद्र शाह मेहमानों से मिलते जुलते हुए खुश लग रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर ही हैड डार्कर प्लान्स। पार्टी के 1 घंटे बाद दीपेंद्र एक राइफल और मशीन गन लेकर लौटा। जैसे ही वह अंदर गया, कमरे में तनाव भर गया। जल्द ही महल में गोलियों की आवाज गूंजने लगी, जिससे सेलिब्रेशन खून खराबे में बदल गया। अंत में नेपाल का पूरा रॉयल फैमिली मर चुका था, जिसमें दीपेंद्र भी शामिल था, जिसने खुद को भी गोली मार ली थी। राष्ट्र शोक में डूबा रहा, उत्तर की तलाश में। बीस साल से लोग उस रात के बारे में अटकलें लगाते आ रहे हैं। कई लोगों का मानना है कि दीपेंद्र ने इस हत्याकांड की योजना बहुत सोच समझकर बनाई थी। एक कारण उसका प्रेम संबंध हो सकता है। जिस महिला से वह प्यार करता था, उसे उसके परिवार ने स्वीकार नहीं किया। प्रतिद्वंद्वी परिवार की देवयानी राणा के साथ उनका निषिद्ध प्रेम था। डिस्पाइट शेयर्ड एरिस्टोक्रेटिक स्टेटस, शाह और राणा परिवारों में गहरी दुश्मनी थी। दीपेंद्र के परिवार ने इस विवाह का विरोध किया, क्योंकि उन्हें डर था कि इससे पुराने झगड़े फिर से शुरू हो जाएंगे। एक राजसी ज्योतिषी से परामर्श करने पर उन्होंने देवयानी को अनुपयुक्त पाया, जिससे दीपेंद्र निराशा और अवज्ञा की ओर बढ़ गया। एक अन्य सिद्धांत के अनुसार दीपेंद्र की महत्वाकांक्षा राजशाही की शक्ति को पुनः स्थापित करने की थी। राजा बीरेंद्र ने लोकतंत्र समर्थक आंदोलनों के दबाव में राजशाही को एक औपचारिक भूमिका में बदल दिया था। दीपेंद्र शायद हिंसा के माध्यम से सत्ता वापस पाना चाहते थे। अनदर थ्योरी यह है कि दीपेंद्र किसी भी कीमत पर राजा बनना चाहता था, भले ही इसके लिए उसके परिवार को मारना पड़े। राजा के रूप में उनके पास इमेंस पावर होगी, जिसे उन्होंने किसी भी कीमत पर हासिल करने लायक समझा होगा। दीपेंद्र शराब की लत से भी जूझ रहा था, जिसके बारे में कुछ लोगों का कहना है कि इसने उसके जजमेंट को प्रभावित किया और उसे अकल्पनीय कार्य करने के लिए प्रेरित किया। अनदर सस्पेक्ट वॉज ज्ञानेंद्र शाह, राजा बीरेंद्र के छोटे भाई। इस मैसेकर ने ज्ञानेंद्र को राजा बना दिया, एक ऐसा पद जिसकी वह इच्छा रखते थे। कुछ लोगों का मानना है कि ज्ञानेंद्र ने दीपेंद्र की परेशानियों का इस्तेमाल करके सिंहासन पर अपना रास्ता साफ करने के लिए मैसेकर की योजना बनाई होगी। मसेकर के दौरान उनकी रणनीतिक अनुपस्थिति और उनके परिवार के जीवित रहने से संदेह पैदा हुआ। ज्ञानेंद्र के नेतृत्व में की गई जांच बहुत ही तेज और सतही थी, जिसमें बिना किसी गहन जांच या विदेशी संलिप्तता के 1 सप्ताह के भीतर ही दीपेंद्र को हत्यारा घोषित कर दिया गया। इस जल्दबाजी भरे निष्कर्ष और ज्ञानेंद्र की तत्काल कार्रवाइयों ने लोगों में संदेह को और बढ़ा दिया। सेवरल इनकंसिस्टेंसीज ऑल्सो फ्यूल्ड स्पेकुलेशन। गोलीबारी के दौरान महल के गार्ड्स कहां थे? अगर दीपेंद्र दाएं हाथ का था, तो उसके सिर के बाएं हिस्से में गोली क्यों लगी थी? दीपेंद्र के व्यवहार और मानसिक स्थिति पर भी सवाल उठाए गए। उसे क्रोध की समस्या थी और वह एंटी डिप्रेसेंट्स पिल्स लेता था। कुछ लोगों ने उनमें ड्यूअल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के लक्षण देखे, जो एक परेशान राजकुमार की जटिल तस्वीर पेश करती है। इन निष्कर्षों के बावजूद अधिकांश नेपाली इस बात पर आश्वस्त नहीं थे कि दीपेंद्र अकेले इस तरह का अत्याचार कर सकते हैं। यह विश्वास कायम रहा कि ज्ञानेंद्र ने मैसेकर की साजिश रची थी, जो उनकी अनुपस्थिति और उनके परिवार के जीवित रहने से और मजबूत हुआ। जैसे जैसे साल बीतते गए, विदेशी संलिप्तता का एक और थ्योरी सामने आया। कुछ लोगों का मानना था कि इस हत्याकांड में अंतरराष्ट्रीय खुफिया एजेंसियों, खास तौर पर भारत और चीन की एजेंसियों का हाथ था। नेपाल की रणनीतिक स्थिति ने इसे दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण बना दिया। भारत की खुफिया एजेंसियों ने नेपाल में अस्थायी रूप से अस्थिरता पैदा करने के लिए
पारिवारिक मतभेदों का फायदा उठाया होगा, जिससे अनुकूल राजनीतिक माहौल सुनिश्चित हो सके। ज्ञानेंद्र के बाद के कार्यों को भारतीय हितों के लिए लाभकारी माना गया। कुछ लोगों ने चाइना के पक्ष में शासन स्थापित करने के उद्देश्य से चाइनीज भागीदारी के बारे में अटकलें लगाई। नेपाल को चीन या भारत के प्रभाव में आने से रोकने की कोशिश करने वाली CIA की भूमिका के बारे में भी थियरी थे, और इस थियरी के बारे में बात करते हुए संयोग से या साजिश से नरसंहार से कुछ महीने पहले ही CIA ने ज्ञानेंद्र शाह के आवास के पास एक कार्यालय खोला था। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि नेपाल सेना और नेपाल पुलिस के उच्च पदस्थ अधिकारियों ने इस कार्यालय का दौरा किया था। यह दिलचस्प विवरण वेन मैडसन द्वारा अमेरिकी मासिक पत्रिका मंथली रिव्यू में प्रकाशित किया गया था। इस मामले पर विभिन्न पश्चिमी मीडिया आउटलेट्स द्वारा कई डॉक्यूमेंट्रीज और रिपोर्ट तैयार की गई है, लेकिन उन्होंने इन गवाहों के दृष्टिकोण को लगातार नजरअंदाज किया है। अब तक प्रलेखित कहानियां कहानी का केवल एक पक्ष ही बताती है। हालांकि एक अन्य परिप्रेक्ष्य जिसे मुख्यधारा के मीडिया ने शायद ही कभी कवर किया हो, एक महल की मेड के साक्षात्कार से आता है, जो मैसेकर के दौरान दरबार में मौजूद थी। कृष्णा अबिरल की पुस्तक रक्तकुंडा में प्रकाशित उनका विवरण कुछ चौंकाने वाला खुलासा करता है। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने अराजकता के दौरान 2 दीपेंद्रों को देखा था। एक बगीचे में था, प्रिंस नीराजन पर गोली चला रहा था, जबकि दूसरा बिलियर्ड हॉल के अंदर था और वहां भी गोलीबारी कर रहा था। वैसे ही एक स्थानीय नेपाली अखबार में एक लेख में महल के गार्ड लाल बहादुर लमतेरी मागर के एक चौंकाने वाले दावे की सूचना दी गई, जो मैसेकर के दौरान मौजूद थे। उन्होंने कहा कि घटना के दौरान शाही परिवार के सदस्यों में से एक कुछ समय के लिए महल छोड़कर चले गए थे और क्राउन प्रिंस दीपेंद्र जैसे व्यक्तियों के साथ लौट आए थे। इस दावे को बाद में महल को सौंपे गए एक पत्र में विस्तृत किया गया था। अपने विवरण के बावजूद उन पर महल के भीतर आतंक भड़काने का आरोप लगाया गया और बाद में उन पर एक होटल मालिक की हत्या का आरोप लगाया गया, जिसके कारण उनके खिलाफ एक औपचारिक मामला दर्ज किया गया। वर्षों से डिस्कशंस और डॉक्यूमेंटरीज इस बात पर केंद्रित रहे हैं कि दीपेंद्र ने अपने परिवार के सदस्यों को कैसे मारा। आइए इन डेप्थ स्टोरी द्वारा तैयार किए गए इस एनिमेटेड वीडियो को देखें, जो एविडेंस, प्रमाण और महल में मौजूद व्यक्तियों के बयानों पर आधारित है। ऐसी जानकारी जिसे अक्सर दबा दिया जाता है। कल्पना कीजिए, 839 देवयानी को गुड नाइट कहने के बाद दीपेंद्र थका हुआ सोने चला गया। एक बार जब वह गहरी नींद में सो गया तो उसके सहायक और परिचारक चुपचाप कमरे से बाहर चले गए। इसके बाद 3 हमलावर, शूटर 1, शूटर 2 और शूटर 3 दीपेंद्र के कमरे में घुसे। उनमें से प्रत्येक ने दीपेंद्र के चेहरे से मिलते जुलते मुखौटे पहने थे और लड़ाकू गियर पहने हुए थे। 3 हमलावरों में से शूटर 2 ने दीपेंद्र के सिर पर घातक गोली चलाई, जिससे उसकी तुरंत मौत हो गई। इसके बाद शूटर 3 कमरे में रहा, जबकि शूटर 1 और 2 चले गए। शूटर 3 का मुख्य काम दीपेंद्र को अपने जैसे ही लड़ाकू गियर पहनाना था। इस बीच बाकी 2 बिलियर्ड हॉल में चले गए, जहां परिवार के बाकी सदस्य थे। बचे हुए 2 हमलावरों में से ज्यादा आत्मविश्वास से भरा शूटर 1 बिलियर्ड हॉल में घुसा और 3 गोलियां चलाई। इनमें से एक गोली राजा को लगी। शूटर 1 फिर जल्दी से हॉल से बाहर निकल गया। अराजकता इतनी तेजी से फैली कि गवाहों ने दीपेंद्र जैसा दिखने वाले किसी व्यक्ति को देखकर यकीन कर लिया कि यह वही है। शूटर 1 के अपना काम पूरा करने के बाद शूटर 2 हॉल में दाखिल हुआ। इस समय तक सभी लोग डर से कांप रहे थे और उनके पास छिपने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि जो छिपने में कामयाब नहीं हुए और सीधे शूटर 2 की आंखों में देखा, उन्हें गोली मार दी गई। हमला करने के बाद शूटर 2 हॉल से बाहर निकल गया। पहले शूटर ने, जो बाहर निकल गया था, ध्यान से देखा कि क्या किसी ने उसका चेहरा देखा है। अगर उसे शक होता कि किसी ने उसे पहचान लिया है तो वह फिर से हॉल में घुस जाता और उन गवाहों को फिर से गोली मार देता। इस बीच शूटर 2 हॉल से निकल गया और बगीचे के तालाब में छिप गया।
रानी को आखिरी शूटर की पहचान के बारे में संदेह था। उन्हें संदेह था कि वह उनका बेटा नहीं है। अपने संदेह की पुष्टि करने के लिए वह राजकुमार दीपेंद्र के कमरे की ओर दौड़ी। उनके छोटे बेटे प्रिंस नीराजन ने उनके पीछे पीछे दौड़ लगाई। जैसे ही नीराजन अपनी मां के पीछे भागा, तालाब में छिपे शूटर ने उसे गोली मार दी, जिससे वह मूर्ति के सामने गिर गया। जैसे ही रानी दीपेंद्र के कमरे की ओर बढ़ी, उसके कदमों की आवाज तीसरे शूटर ने सुनी, जो अंदर इंतजार कर रहा था। शूटर बाहर आया और उसने रानी को गोली मार दी, जिससे वह सीढ़ियों पर ही मर गई। दीपेंद्र को लड़ाकू गियर पहनाने के बाद शूटर उसे बगीचे में ले गए और तालाब के पास छोड़ दिया। ऐसा यह भ्रम पैदा करने के लिए किया गया था कि दीपेंद्र ने अपने परिवार की हत्या करने के बाद खुद को गोली मार ली है। हालांकि यह थ्योरी स्पेक्युलेटिव है, लेकिन वे पहले से ही दुखद घटना को और जटिल बना देते हैं। नेपाल के शाही परिवार के हत्याकांड पर अभी भी साजिश और बहस जारी है। हर थ्योरी सच्चाई को एक अलग नजरिया दे रहा है। चाहे पारिवारिक ट्रेजेडी हो, सत्ता का खेल हो या कोई विदेशी ऑपरेशन हो, हत्याकांड के पीछे की सच्ची कहानी एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है।